अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज हम सेकेंडरी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। Ohm's law and its limitation, dependence of resistance upon temperature, electromotive force and internal resistance, इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law is potential difference is directly proportional to electric current. जब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, मींस जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा उतना इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाएगा। इसको इस तरीके से आप समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल है, वो वोल्टेज है जो करंट को फ्लो करवाता है। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इज मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस कराता है, वोल्टेज कराता है। तो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होगा तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, एंड हियर कांस्टेंट इज के। एंड व्हाट इज के? के इज कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस इज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फ्लो ऑफ करंट, इस तरीके से कंडक्टेंस क्या है? वो अपोजिशन नहीं है। मतलब जितनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी उतना करंट इजीली फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। अब यहाँ पे के जो है, मतलब अगर मैं इसको इनवर्स कर लूं तो 1/k क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है I इज इक्वल्स टू V/R, I ऐसे ही है, V ऐसे ही, K का जो इनवर्स है वो क्या है? R। मतलब अगर K है तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/R लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू V/R, R यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स V इज इक्वल्स टू IR। Ohm's law की limitations क्या है? There are mainly 3 limitations of Ohm's law. Ohm's law is applicable where resistance is constant. Ohm's law वहाँ applicable है जहाँ पे resistance क्या है? constant है। Means potential को increase करने से आपका electric current उसी वक्त increase होगा जब आपकी resistance constant हो। ऐसा नहीं कि आप जो है पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना चाहिए अगर हम ये रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और साथ में फिजिकल कंडीशन, फिजिकल पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक टेम्परेचर वगैरह। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर। मींस ये मेटेलिक कंडक्टर्स की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह पे या सुपर कंडक्टर्स पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब हम ओम्स लॉ की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन है रेजिस्टेंस से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जब रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो यहाँ पे ओम्स लॉ की बात नहीं हो सकती। ओम्स लॉ का कांस्टेंट ही क्या है? रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, के टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल इंक्रीज। कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, कैसे इंक्रीज होती है? आप ये देखें, अगर एक कॉपर का वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से भी रेजिस्टेंस होती है। और जब ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, इस और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हाँ भाई टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा क्या कि इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी इनिशियल रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और सिमिलरली जितना टेम्परेचर का चेंज ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस का चेंज ज्यादा होगा। टेम्परेचर के चेंज की एग्जांपल आप ऐसे ले ले, जितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। और अगर कोलिजन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से बढ़ा है, और कोलिजन मींस कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर दे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, आर नॉट डेल्टा टी, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होगा तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। एंड व्हाट इज कांस्टेंट हियर? अल्फा इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन क्या है? It is the increase in resistance per unit resistance per degree rise in temperature. ठीक है, increase in resistance per unit resistance per degree rise in temperature. इसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन है। डेल्टा आर क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन में अगर मैं डेल्टा आर की जगह आर टी माइनस आर नॉट को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आर नॉट यहाँ माइनस का है, इस तरफ आके वो प्लस का हो जाएगा। आर नॉट में से आर नॉट जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सेम इसको हम रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये उसी टाइप का रिलेशन हो गया जैसे चैप्टर 11 हीट में हमने किया था, L2 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब हम देख लेते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या चीज है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को समझने के लिए ना पहले हमें ये कुछ चीजें देखनी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम फोर्स है पर इट इज नॉट अ फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्क डन बाय अ सोर्स इन ड्राइविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। कि अगर 1 कूलम चार्ज को हमने सर्किट में मूव कराना है तो उसके लिए हमें जो वर्क डन करना होता है इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको और तरीके से समझते हैं कि ये जो आपकी सेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1.5 वोल्ट, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, ये इसका ईएमएफ लिखा हुआ है। मतलब 1.5 वोल्ट मींस कि 1.5 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब 1 कूलम चार्ज जो है वो सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में फ्लो करेगा। अब यहाँ हम इसके डिफरेंस को समझते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके डिफरेंस को देख के ये इजीली समझ आ जाएगा कि जब के इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, ओपन सर्किट में क्या है? नो करंट फ्लोज थ्रू। अगर ओपन सर्किट है मतलब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो वहां पे तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर कोई सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, पर अगर हम वहां वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमें वहां जो वैल्यू मिल रही होगी वो किसकी होगी? ईएमएफ की। ईएमएफ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सेल टर्मिनल। सेल के टर्मिनल पे जब हम वोल्ट मीटर को रखेंगे बैटरी के या सेल के टर्मिनल पे तो उस वक्त जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा होगा it is not a potential difference but it is a EMF, voltmeter reading 1.5। ठीक है, अगर क्लोज सर्किट है मीन सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है, उस वक्त अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं वोल्ट मीटर लगा के तो यू विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स अ बिट बिकॉज अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब जैसे यहाँ पे कोई लैंप वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, अब आप यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर और रीडिंग लेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम मिलेगी। वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी आ रही है? 1.2। तो ये आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे आपने सेल के टर्मिनल्स पे रख के आपने वोल्ट मीटर्स रखा है और आपने वोल्टेज मेजर किया, उस वक्त आपके पास क्या आ रहा है? ईएमएफ आ रहा है। अभी सर्किट में कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रख के कनेक्ट करेंगे, सेल पे रख के यहीं पे, तो जो यहाँ पे 1.5 दे रहा था वो 1.5 नहीं दे रहा, आपको क्या दे रहा है? 1.2। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्किट में एक बल्ब भी लग गया। अब जाहिर सी बात है सेल की कुछ एनर्जी को बल्ब भी यूज कर रहा होगा, तो ये जो 1.2 होगा दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ क्या है? जो डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड करो और सर्किट उस वक्त ओपन हो, उसमें कोई दूसरी सोर्स ना लगी हुई हो। अच्छा, ईएमएफ वर्सेस potential difference. The electrical energy is given to 1 coulomb charge flowing through the cell. मतलब वही कि इलेक्ट्रिकल की एनर्जी है, ये मैं बेसिकली एनर्जी 1 कूलम चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज ईएमएफ। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाए, और किस वक्त? जब 1 कूलम चार्ज थ्रो अ कंपोनेंट इनटू अ क्लोज सर्किट, वो किसी कंपोनेंट में से भी फ्लो करा जाए, जैसे कि वो कंपोनेंट बल्ब हो सकता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। बेसिकली ईएमएफ क्या है? इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रेफर करता है? जिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है सर्किट का, रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टमीटर रीडिंग इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्किट में
जो रीडिंग आती है वोल्टेज की इट इज ईएमएफ, और क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज की रीडिंग आती है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का यूनिट वोल्ट ही है एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग है वो कुछ डिक्रीज की होती है, कुछ कम की होती है एज कम्पेयर टू ईएमएफ। ऐसी बात है, ईएमएफ सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस वक्त इसमें ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगी हुई जो उसके एनर्जी को ले, इसलिए ये जितना सेल की एनर्जी होती है एज इट इज उतनी ही आ जाती है। यहाँ पे कुछ ड्रॉप क्यों आता है, वो ड्रॉप इसलिए आता है, जाहिर सी बात है, ये सेल की एनर्जी कौन ले रहा है, बल्ब ले रहा है, कॉज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से डिफरेंस आता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ईएमएफ क्या है। दिस मींस द सेल गिव्स 1.5 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच कूलम दैट पासेस थ्रू इट। हर एक चार्ज जो है 1 कूलम का, उसको कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, 1.5 जूल की। करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट आल्सो फ्लोज थ्रू अ बैटरी। वो करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है वो बैटरी से भी फ्लो होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली द पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज लेसर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, तो लेट्स सी व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मूविंग चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोर्स ऑफ सेल। मतलब ये कह लें कि ड्राइविंग द चार्ज अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्स वर्क। मतलब एक पोटेंशियल, बैटरी के दो पोटेंशियल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन दोनों पोटेंशियल के बिटवीन चार्ज को फ्लो करने के लिए जो रुकावट आ रही है, जो रेजिस्टेंस आ रही है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। as the charge flows through the cell, energy is lost, एनर्जी का लॉस हो रहा है in the form of heat causing drop। मतलब जो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये बैटरी का पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक का 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए जो जो रुकावट आ रही है, इट इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस आई आर, ठीक है। और इसको हम अपने नोट्स में या हमने याद किस तरीके से करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, और ये इसका पूरा होता है कि हम इसको देख लें कि ओम वी इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कर रहे हैं। असल में दो रेजिस्टेंस होती है, एक मेन आर जो कि लोड है यहाँ पे, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो आर प्लस आर ये आई आर हो जाएगा, और ये आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो है वी इज इक्वल टू आई आर बन जाता है।